हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ भरत दादिच, टीम जूलॉजी CLC सिक्कर। देखो, आपके 16 नंबर का दंगल का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम पास में है। मुझे उम्मीद है अच्छी खासी तैयारी चल रही होंगी। जो आपकी माइनर मिस्टेक हो रही है उसको आप पे टेंशन नहीं करें, उसके प्रति सीरियस हो, उस पॉइंट को जाने समझें और ऐसा नहीं रट्टा मारे। उस चीज़ को आप तरीके से समझोगे तो 100% है वो आपके एग्जाम में गलत नहीं होगी। आपने देखा होगा आपके कई जो टेस्ट पेपरों में कई प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं। उसका कारण है आप रट्टा मार रहे हो। आप इस पूरे पेपर को अच्छे से समझना, मैं इसको बिल्कुल लॉजिकल समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे, क्योंकि CLC में देखो पूरी तैयारी शिद्दत के साथ की जाती है और हर बच्चा अगर साथ लगा हुआ है लास्ट तक तो निश्चित है वो सफलता प्राप्त करता है। नंबरों का ऊपर होना नीचे होना चलता रहता है, उसका इतना सीरियस होके टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन आगे करते हैं स्टार्ट। कोई माइनर मिस्टेक हुई है तो उसको आप लॉजिकली समझने की कोशिश करना। वीडियो के 1-2 बार जहां से जो प्रश्न गलत हुए हैं उनको देखना। CLC आपके साथ है। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला यहाँ पर आपके दंगल 16 जो कि 25 अप्रैल का पेपर जो आपने दिया, बहुत ही अच्छे और शानदार NCERT बेस्ड प्रश्न बनाए गए हैं। अपन डिस्कस करते हैं फुल सिलेबस पेपर में। पहला, a yellow seeded and violet flower pea plant was crossed with a green seed with white flower plant. Progeny show plant 4 type of phenotype. अब देखो, 4 different type of phenotype the yellow seeded and violet flower parents must be. याद रखो, आप जानते हो मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी पॉइंट के आप गेमिट निकालते हैं या फिनोटाइप निकालते हैं, क्योंकि करने बैठेंगे टाइम लगेगा, तो उसको निकालते हैं 2 की पावर n से। दूसरा, अगर हम जीनोटाइप निकालते हैं तो उसके लिए होता है बेटा 3 की पावर n से, और उसके लिए आप जाइगोट निकालते हैं तो निश्चित मान के चलो 4 की पावर n से। अब आप समझ गए कि ये है क्या। यहां पर दिया गया एक तो येलो सीड और वायलेट कलर, इसका मतलब पुष्प का कलर तो कैसा है, वायलेट और येलो सीड। इसका मतलब ये डोमिनेंट है। जैसे मान लो मैं इसको वायलेट कलर दे देता हूं, ये वाला, ठीक है, ऐसा। और दूसरा जो प्लांट है उसमें आपने देखा कि इसको मैंने वाइट कर दिया, और उस प्लांट को स्पेशली जो दूसरा है ग्रीन सीड और दूसरा कौन सा, ये वाइट कलर, इसका F1 जनरेशन आएगा तो वो कौन सा आएगा तुम्हारे पास, इस प्रकार की स्टेज में आएगा। अब यहां पर बोथ जो स्टेप है वो कैसी है, हेट्रोजाइगस है। अब आप जानते हैं कि F1 जनरेशन में इसको अपन N जो लेते हैं वो कौन है, हेट्रोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस है तो इसका मतलब N बराबर कितने हो गए तुम्हारे पास, यहां पर 2 हो गए, और N बराबर 2 हो गए तो 2 की पावर 2 इक्वल 4। और वो कह रहा है यहाँ 4 भिन्न प्रकार के लक्षण प्रारूप आपको मिलेंगे। और आप जानते हो फिनोटाइप में 9:3:3:1 जो आपके फिनोटाइप आ रहा है रेशो। और डिफरेंट टाइप के आप जानते हैं जो मिले, तो उस दौरान आपको जो यहां पर जो पार्ट होगा वो किस टाइप से होगा, वो कैसा क्रॉस किया जाए कि उसके 4 आपको फिनोटाइप मिल जाए। तो देखो, पीले बीज व बैंगनी पुष्पों के जनक कैसे होने चाहिए, तो आप जानते हो हेट्रोजाइगस होने चाहिए। देखो कैसे, आपने देखा कि मान लो अपने पास इस प्रकार की स्टेज आती है तो निश्चित है दोनों ही क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ डबल हेट्रोजाइगस स्टेज होगी ना, तो ही आगे ये सेल्फिंग करेगा और वो पूरा इस प्रकार का 4 टाइप के फिनोटाइप रेशो देगा। देखो, हेट्रोजाइगस फ्लावर ऑफ कलर एंड होमोजाइगस सीड कलर, तो वो तो सेम हो जाता, फिर कलर तो होमोजाइगस होता। तो डबल होमोजाइगोसिटी ये हो नहीं सकता, क्योंकि फिर तो वही कलर आते। डबल हेट्रोगेमस टाइप का नेचर आपको मालूम है, यहां पर हम इसी की चर्चा कर रहे हैं।
हेट्रोजाइगस सीड कलर एंड होमोजाइगस, तो होमोजाइगस जहां जहां नाम आ रहा है वहां वहां हो ही नहीं सकता। इसमें आपके पास केवल 3 ही ऐसा है जो कि एक तरह से डबल हेट्रोजाइगस स्टेज शो करेगा। और मुझे उम्मीद है थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, तुक्का नहीं मारे। जेनेटिक्स में लॉजिकल होते हैं, गलती से भी आप अगर थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करते हो आंसर चेंज हो जाता है। थोड़ा समझ के उसके बाद उसको करना चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ब्लड ग्रुप। आप जानते हो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छी तरह जानते हो कि एबीओ सिस्टम जो है या ब्लड ग्रुप जो है वो किस किस का एग्जाम्पल हो सकता है, तुम्हें मालूम है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का हो सकता है। यहां कोडोमिनेंस में आपने देखा होगा, पढ़ा भी है, देखा क्या है कोडोमिनेंस में एबी ब्लड ग्रुप देखा। मल्टीपल एलील के रूप में आपने n/2 n+1 से आपने इसको निकाला भी होगा जीनोटाइप निकालने के लिए। जीनोटाइप में जैसे आपके पास 3 यहां पर n स्टेप आ गई, तो n बराबर 3 हुआ, तो इसका मतलब ये आपको मालूम है। ये क्यों समझा रहा हूं बेटा, पता है ना कि जरूरी नहीं है सेम इस प्रकार की स्टेज में दे, चेंज कर दे तो भी आपको आना चाहिए। तो यहां पर ये 3 हो गए, तो n कितने हो गए 3, फिर यहां पर 2, 3 + 1 = 12/2 = 6। इसका मतलब ए के लिए आपके पास 2 स्टेप आइए, यहाँ ए वाला हो सकता है या नॉट वाला, ऐसे बी के लिए 2 हो सकते हैं, ए बी के लिए आपके पास 1 हो सकता है, ओ का आपके पास 1 हो सकता है। तो टोटल मिले जीनोटाइप कितने हो गए 6 हो गए हैं। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है, कोडोमिनेंस शो कर रहा है, मल्टीपल एलील कर रहा है, वो कह रहा है नॉट शो, तो 4 वाला भी कर रहा है। तो देखो इसमें कहा 1 और 4, 1 तो कर रहा है, 2 3 ये कर रहे हैं, 1 और 4 कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये तो सेम स्ट्रक्चर के रूप में ही हो गया 1 और 4। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए केवल 4 जो है वही इस प्रकार का रूप दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 क्या है, 4 नहीं है ऐसा जिसको अपन कहेंगे, कौन नहीं है, लिंकेज नहीं है ऐसा, इसलिए आंसर कौन सा चला गया है यहाँ आपके पास, आपने देखा केवल 4, ये वाला ये शो नहीं कर सकता, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा। ये पहला स्ट्रक्चर था। अब दूसरा देखो, यहां पर ये फिर जेनेटिक्स से है। क्रॉस बिटवीन द ग्रीन पॉड पी विद मेड द रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग ग्रीन पॉड पी प्लांट येलो पॉड पी विद द रेशो 3:1 द जीनोटाइप ऑफ बोथ पेरेंट्स। आप जानते हैं कि आपके पास फिनोटाइपिक मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टेप है, और वो कह रहा है कि यहाँ पर जनकों के जो पेरेंट वो कैसे होने चाहिए। तो मालूम है यहाँ पर मान लो जैसे कि ग्रीन या येलो जो भी पार्ट है तुम्हारे पास इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया, क्योंकि उसने कहा ना ग्रीन पॉड ये डोमिनेंट हो गया और ये हो गया रिसेसिव, दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में कैसा होगा, इस प्रकार का होगा। तो वो कह रहा है कि किस प्रकार के पेरेंटल हो कि उसमें 3:1 आ जाए, तो सेम ही होगा ये वाला, तभी तो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे जी और जी की स्ट्रक्चर के रूप में आपके पास ये 3 तो हो गए आपके पास ग्रीन वाला, और ये हो गया तो और दूसरा रूप में यहाँ पर 1, तो 3:1, तो फर्स्ट ही आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल सटीक का आंसर गया होगा। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर आया, ये आपके ब्रेन वाले चैप्टर से है, नर्व सिस्टम से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको मालूम है हाइपोथैलेमस आपको मालूम है हमारी बॉडी टेम्परेचर अगर या भूख या प्यास तृप्ति से रिलेटेड होता है, तो 1 में 4 नंबर जाना चाहिए। अब आप देखो टाइम को बचाएं, 1 में 4 आपको बिल्कुल 1 में ही दिख रहा है, इसलिए ये तो आंसर जाना है। फिर भी आप मैच और करवाएं, लिम्बिक सिस्टम आपको मालूम है, इसे शॉर्ट में हम ये कहेंगे हेड ऑफ हिप्पो। क्या बोलते हैं बेटा, हेड ऑफ हिप्पो। इतने पार्ट मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाता है। जैसे देखो यहाँ पर हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस, अब ये पार्ट है तो उसी का ना, तो 3 नंबर इसमें आ रहा है। फिर कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो एक तरह से क्या है, ट्रैक ऑफ द नर्व फाइबर, तो 2 नंबर यहाँ चला गया। ड्यूरोमीटर क्या है, द मेनिंजेस, स्पेशली क्या हो गया यहाँ पर, क्रेनियल मेनिंजेस, ड्यूरोमीटर, एरिकनॉइड पायामीटर, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर के रूप में आता है। तो यहाँ आपके पास कौन सा चला गया, 2 नंबर आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा, बहुत सिंपल फॉर्म में है।
फिर देखो यहाँ ईसीजी से इन स्टैंडर्ड ईसीजी डायग्राम द टी वेव रिप्रेजेंट, एनसीईआरटी की लाइन आप जानते हैं एक मानक जो कि ईसीजी में आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं ये पी है, यहां से आपको मालूम है क्यू आर एस और ये वाला टी के रूप में आ रहा है, तो ये हो गया पी क्यू आर एस और टी, ये कह रहा है टी। अब देखो यहां पर क्या होता है आपको मालूम है ना, यहाँ डिपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया हो गया, यहाँ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो गया। अब रिपोलराइजेशन स्ट्रक्चर तो यहाँ टी वेव्स के लिए लिखा हुआ है एंड ऑफ सिस्टोल, ये लाइन है एनसीईआरटी की बेटा ध्यान रखें। तो एंड ऑफ सिस्टोल आपको मालूम है कौन सा गया, 3 नंबर, मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही गया होगा। फिर उसके बाद देखो यहां पर पूछा गया इन ड्रोसोफिला पॉपुलेशन द सन डू नॉट हैव फादर बट हैव द ग्रैंडसन। देखो क्या मिस्टेक कर दी, आपका गलत होने का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ ड्रोसोफिला कर दिया, जबकि यहाँ हनी भी होता उसके लिए होता यार, इसका मतलब ये पहला ही गलत हो गया। फिर क्यों होता है, ठीक है अगर ये हनी भी होता तो उसमें पार्थेनोजेनेसिस से मेल बनता है, इसलिए उसके ये इस प्रकार से मतलब दादा मतलब नाना, वहाँ ग्रैंडफादर वाली स्टेज फादर नहीं है तो इसका मतलब ये होता, लेकिन यहाँ दोनों ही ये स्टेप गलत होने के कारण यहाँ बहुत क्या हो गए करेक्ट। इनकरेक्ट की स्टेज के रूप में तो यहाँ पर हैप्लॉइड इन द मेल इन हनी भी होता तो ड्रोसोफिला के कारण ये दोनों ही यहाँ गलत आए हैं। तो बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्या है असत्य हैं। इसमें 4 नंबर आंसर चला गया। देखा अगर मान लो आप इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करते रहिए नीट में आता तो वहां गलत होता, इससे बढ़िया आप तुम दिमाग से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एआरटी, जिसे अपन बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कौन सा इसमें उदाहरण नहीं है। आपको मालूम है कि एआरटी स्पेशली जो काम में ली जा रही है वो किस में ली जा रही है, आपको मालूम है ना, जैसे इनफर्टिलिटी हो गई हो लगातार 2 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के, अगर मान लो इंट्रोस हो रहा और फिर बच्चा नहीं हो रहा हो तो उसके लिए ये एक आर्ट काम में ली जाती है। तो देखो पहला है इन विवो में आप देखते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये तो हो गया इन विवो, इन विट्रो हो गया। अब ये है कौन सा, गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और ये एक अलग ही हो गया, ये तो रोकने का है, इसे बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जैसे कॉपर्टी वगैरह। तो 2 वाला नहीं होगा, बाकी होंगे। तो 2 को छोड़कर बाकी आपके पास यहाँ आ रहा है, तो यहाँ स्पेशली क्या हो गया, यहाँ स्पेशली आपके पास कौन सा 4 नंबर चला जाता है कि वो वाला पार्ट इस आर्ट का नहीं होगा, बाकी होंगे। आप समझ गए होंगे, बहुत इजी सा था, थोड़ा समझने वाला था। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैव द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, ऐसा ग्रुप ढूंढिए जिसमें 4 चैम्बर हृदय के हो, 2A और 2V वाला स्ट्रक्चर आपको मिले। अब देखो आपको मालूम है क्रोकोडाइल ये पहला, रेप्टाइल्स होते हैं, भी एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें 4 चैम्बर वाले देखने को मिलते हैं। पेओ आपको मालूम है भी 4 चैम्बर है, पशु या कैटल या काउ इसमें 4 चैम्बर है क्योंकि मेमल्स है, तो पहला ही आंसर सही हो गया। तो फिर देखते हैं दूसरा क्यों नहीं हुआ। दूसरा देखो ब्यूफो, मेंढक में 3 चैम्बर ही होते हैं, इस कारण से गलत हो गया। राहु ये इसमें 2 चैम्बर आपको मालूम है, और फिर राहु, तो इसका मतलब ये आपके पास कौन से हो, गलत हो गए। तो यहाँ आपको मालूम है, जैसे मान लो इसके लिए यहाँ पर जो 2 चैम्बर वाले हुए, यहाँ 2 चैम्बर हैं, फिर उसके बाद में आपको मालूम है जैसे यहाँ पर 2 चैम्बर, 3 चैम्बर हो गए हैं, लेकिन यहाँ 4 चैम्बर के लिए फर्स्ट ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, लाइक फर्स्ट, यहाँ पर आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जहां कार्टिलेज बिल्कुल पैराग्राफ यूं का यूं ही है, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज इज द सॉलिड एंड प्लाइबल एंड रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन के रूप में। तो यहाँ पर उपास्तिक एक अंतर कोश की है, क्योंकि आपको मालूम है हिंदी में यहाँ अंतरा कर रखा है, तो फिर मैंने यहाँ इंग्लिश वाले रूप में ले लिया है। पदार्थ को ठोस विशिष्ट व यहाँ प्लाइबल रूप में एक संपीड़ग्रोधी के रूप में काम करता है। ध्यान रखना, जब भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स अगर हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में जरूर देखें, जिससे कि आपको मालूम रहे कि हाँ ये कंफ्यूज नहीं हो। और इंग्लिश की एनसीईआरटी करीब करीब आपके पास सबके पास है, तो उसमें इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। और एनसीईआरटी देखो एनटीए भी अगर मानेगी तो इंग्लिश वाले को सही मानेगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो बेटा। जिसमें आपको लगता हो ना यार ये क्या हो सकता है, इसमें इंटर आएगा तो थोड़ा इंग्लिश देख लें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया।
अब देखो दूसरा है द बोन मेरो ऑफ द ऑल बोन। अब देखो सभी बोन नहीं हो सकती है, आपको मालूम है, सिर्फ लॉन्ग बोन का एपिफाइसिस पार्ट जो होता है वहां पर रेड बोन मेरो स्टेप होती है, वहां इरिथ्रोपोइसिस स्ट्रक्चर होता है, या वहां पर रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ती है, वो साइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स होती है। ये कह रहा है ऑल बोन के कारण ये गलत हो गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज द इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज द इनकरेक्ट, मतलब पहला ही आंसर चला जाता है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक में ही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, अब इसमें है मैच द लिस्ट विद द सेकंड। आपको मालूम है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है, डिफरेंट टाइमिंग में क्या क्या उस बच्चे में बन रहे हैं उसको देखते हैं। अब देखो एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आपको मालूम है हार्ट का फॉर्मेशन होता है, तो फर्स्ट में आपके साथ सेकंड हो गया। ऐसे कभी मैच मत करवाना, बाई चांस ये लाइन आगे पहुंच गई ना तो मामला खराब हो जाएगा। उसके बाद में एंड ऑफ द थर्ड मंथ, अब आपको मालूम है यहां पर एंड ऑफ द 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो आईलिड सेपरेट, आईलेस आर द फॉर्म्ड फर्स्ट, जिसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज था तुम्हें कि पहले में एक नंबर चला जाए और सी में फर्स्ट चला जाए। तो देखो पहले में यहां पर 2 नंबर जा रहा है, ये इसी में एक में ही है और इसमें है, और सी में आपको मालूम है फर्स्ट जा रहा है, आपको मालूम है इसी में जा रहा है। इसका मतलब आंसर निश्चित है, आपने पकड़ कर ली। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या आगे क्या हो रहा है। अब देखो थर्ड मंथ में क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटिया यहां से डेवलप्ड होने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये 4 नंबर की स्ट्रक्चर। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो यहां आपको मालूम है यहां स्पेशली एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में यहां पर जो पार्ट बच गया, यहां पर आया आपके पास लिम्स एंड डिजिट आर डेवलप्ड, तो यहां पर ये स्पेशली कौन से पे हो गया, थर्ड पे। और फर्स्ट फोर्थ, अब देखो सॉरी सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड, इसका मतलब फर्स्ट आंसर चला जाता है। आने के चांस रहेंगे, ध्यान रखना, सब मालूम होने चाहिए। अब उसमें हो सकता है कि ये एक टेबल में बना दिया हमने, बाकी हो सकता है कि कोई यूं देते फिफ्थ मंथ में क्या होता है तो वहां मुंह हो जाता है, हेयर आ जाते हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो यहां से नेक्स्ट जो बना, यहां से कहा इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यूनो सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ, सेल्स एंड नॉन सेल्फ। It this property is lost due to the genetic abnormal and it attacked self cell then the lead to। उच्च कशेरुकियों में प्रतिरक्षा प्रणाली स्व कोशिका और गैर कोशिकाओं में अंतर कर सकती है यदि आनुवांशिक असामान्यता के कारण ये गुण खो दिया जाता है। तो ये है सब कोशिकाएं पर हमला करता है, ये कहलाता है या ये होता है। आपको मालूम है एनसीईआरटी की लाइन है कि हायर वर्टिब्रेट्स में अगर अपना इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो भी है वो अगर सेल्फ सेल और नॉन सेल्स में अंतर नहीं कर पाए तो निश्चित है वो सब प्रतिरक्षा रोग है, एक तरह से ये आनुवांशिक एबनॉर्मलिटीज के कारण उस गुण को खो देता है और सब कोशिकाओं पे ही हमला कर लेता है। तो अपने हुए पराये ये रोग ऑटो इम्यूनिटी डिजीज के रूप में जाना जाता है। 2 नंबर आंसर चला जाता है। उसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल मॉडर्न रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड डायनासोर। सभी आधुनिक रेप्टाइल्स, पक्षी और डायनासोर का एक समान पूर्वज। देखो बेटा हमको मालूम है ना कि वो टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, जिसमें आपने देखा यहां पर 2 प्रकार की पार्ट निकली। एक निकला कौन सा, साइनैप्सिड के रूप में। साइनैप्सिड के बाद यहां पर आया कौन सा, पैलेगोसॉरस, फिर आया कौन सा, थेरैप्सिड, और उसके बाद कौन आ गया, मैमल्स। इसका मतलब ये 3 का रिलेशन आप देखते हैं तो ये तो मैमल से है, जबकि यहां पर दूसरा जो ब्रांच था उसका नाम क्या था, सोरोसिड। अब यहां पर आपको मालूम है यहां स्पेशली जैसे ऊपर आपने देखा टी, यहां एल, यहां एस, यहां पर आपको मालूम है टी सी, फिर बर्ड्स,
फिर मैमल्स। तो वो कह रहा है कि जो रेप्टाइल्स है या उसके बाद जो यहाँ पर बर्ड्स है, और आपको मालूम है यहाँ पर डायनासोर वाले पार्ट आ जाते हैं। वो टेबल याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ एनसीईआरटी वाली टेबल पूरी बना के समझाऊंगा। तो यहाँ आपको मालूम है, ये जो मालूम है जैसे लिजार्ड, स्नेक, टॉटरा, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, ये सीरीज भी पूछ सकता है। मैंने दूसरा बता दिया इसमें ना, कि इस टाइप से आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। तो वो कहना है कि कौन है, तो देखो इसका रिलेशन मैमल से हो गया, मैमल से हो गया, मैमल से हो गया, तो तुम्हारे पास कौन सा बचा? सौरोपसीड। कौन सा आंसर चला गया? 2 नंबर। इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर? ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब आप जानते हो, एक तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब तुम्हें मालूम है ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका मतलब एक को छोड़ दो बाकी सब है। तो यहां पर कौन सा चला गया? एक्सेप्ट फॉर, मतलब यहां पर एक्सेप्ट वाला 1, तो एक को छोड़ो, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। इस कारण से आपको मालूम है यहां पर इसको छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारे ही हैं। तो वो पूछ रहा है कौन है, तो इसका मतलब एक को छोड़ दो बाकी सारे ही तुम्हारे पास यहाँ पर मिल रहे हैं। और वैसे भी देखो एक 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 ये वाला सब में आ रहा है, तो तुम्हारे को एक छोड़ना ही था। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, है ना, ये एमटीपी के लिए है। एमटीपी हेल्प टू ओवरकम प्रेगनेंसी दैट रिजल्ट ड्यू टू द रेप, अनसेफ सेक्स, फेल्योर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। एमटीपी बलात्कार, असुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक की विफलता के कारण होने वाली गर्भावस्था को दूर करने में मदद करता है। सही बात है, गलत पूछा है। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीपी कंसीडर रिलेटिव सेफ। आपको मालूम है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बिल्कुल अपेक्षाकृत सुरक्षित होती है। सही बात है। तीसरा कह रहा है एमटीपी इज द मच रिस्क ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर द प्रेगनेंसी। गर्भावस्था की दूसरी अवस्था, दूसरी तिमाही में यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्की, आपको मालूम है यहां से यहां बहुत रिस्की हुआ, तो यहां मतलब थोड़ा सुरक्षित है, यहां बहुत जोखिम में है, ये भी सही बात है। यहां कह रहा है गवर्नमेंट, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन टू एमटीपी इन 1971। बैन नहीं, स्पेशली आपको मालूम है ना, यहां पर इसको रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए। ये यहीं पर गलत हो गया, यहां पर इस चीज को ध्यान में रखा गया, ये वाला। और इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, आप जानते हो बेटा, क्योंकि इसमें लगातार 3 आपको अच्छा तरह नॉलेज था, तो बचा हुआ एक ही था फिर। उसके बाद देखो यहां पर है मैच लिस्ट एंड सेकेंड एम्फाइसीमा, द एल्वुलर वॉल ऑफ द डैमेज एंड रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ डिक्रीज। बिल्कुल आपको मालूम है, फर्स्ट चला गया। एंजाइना, एक्यूट चेस्ट पेन, पेक्ट्रिस में सेकंड। सीएडी, ल्यूमन ऑफ आर्टरीज बिकम नैरो। सही बात है, डिपोजिशन के कारण। गाउट, डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड जॉइंट्स। इसका मतलब सीधा जाएगा 1 2 3 4, आपको मालूम है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सीधा ही चला गया, इजी था। उसके बाद देखो नेक्स्ट, आपको मालूम है अरेंज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्ट आउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता ही है। मानव जनतंत्र में शुक्राणु पथ के वर्षन से बाहर निकलने के क्रम को सुव्यवस्थित कीजिए। अब देखो सबसे पहले आपको मालूम है यहां पर ये है सेमेनिफेरस ट्यूब्स, सेमेनिफेरस ट्यूब के बाद में ये है ट्यूबिली रेक्टी, और फिर यहाँ बहुत सी मिलकर जाल बनाती है, तो उसका नाम है रेटिटेस्टी। तो ये कौन सा हो गया? सेमेनिफेरस ट्यूब्स एंड ट्यूबिली रेक्टी। फिर इसका नाम क्या हो गया? रेटिटेस्टीज। फिर यहाँ से कौन हो गया? वास इफ्रेंस। फिर यहाँ कौन हो गया? एपिडिडाइमस। और फिर कौन हो गया? वास डिफरेंस। और फिर उसके बाद आपको मालूम है यूरेथ्रल वाला पार्ट है। अब अपन मैच करवाते हैं। सबसे पहले सेमेनिफेरस ट्यूब्स 1 नंबर सब में ही है, फिर आना चाहिए ट्यूबिली रेक्टी, तो इसका मतलब 7, इसका मतलब आंसर 3 नंबर चला गया। फिर भी अपने को देखते हैं आगे सॉरी यहां पर 2 नंबर फिर रेटिटेस्टी आ गया। देखो यार सेमेनिफेरस ट्यूब्स, ट्यूबिली रेक्टी और रेटिटेस्टी।
फिर हो गया वहां सिफ्रेंस, फिर हो गया उसके बाद एपिडिडाइमस, फिर हो गया वहां सिफ्रेंस, और फिर लास्ट में यूरेथ्रा। इसका मतलब 3 नंबर। देखो बेटा नेक्स्ट, ये कॉकरोच का डायग्राम है। इसमें आपसे पूछा है कि एबीसीडी है और उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट साथ ढूंढना है आपको। अब देखो, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो वहां लिख लेना चाहिए, जैसे मान लो ये क्रोप है, सही बात है। बी में आपको मालूम है ये हेपेटिक सिक्का हो गया। सी में आपको मालूम है ये स्पेशली गिजार्ड की स्ट्रक्चर के रूप में। डी यहाँ पर है तो ये मेलपिगी ट्यूब के रूप में दे रहा है। तो नाम तो तुम्हें मालूम है यहाँ पर सही है, लेकिन अब आपको मैच करवाना है सही तरीके से। ए क्रोप है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सही बात है। इट इज होमोलोगस ऑर्गन ऑफ द क्रॉप ऑफ बर्ड। पक्षियों में पाए जाने वाले क्रोप के ये होमोलोगस हो सकता है। ओरिजिन सेम कहां से होगा यार? इनवर्टिब्रेट के रूप में, आपको मालूम है ना। यहां तक की क्रोप का स्ट्रक्चर आप देखते हैं गिजार्ड तक, ये एक तरह से क्यूटिकल एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर के रूप में होता है। तो इसका मतलब ओरिजिन या स्ट्रक्चर सेम की स्टेप आपको मिली नहीं रही है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है हेपेटिक सिक, होमोलोगस ऑर्गन टू लीवर होमोसेपियंस, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में यहां पर गिजार्ड होमोलोगस ऑर्गन ऑफ द टीथ, क्योंकि गिजार्ड तो आपको मालूम है एक्टोडर्मल और टीथ एक्टोमेसोडर्मल के रूप में है, तो आपको मालूम है ये भी नहीं हो सकता। अब बचा तुम्हारे पास 4 नंबर। तो यहां कह रहा है डी, मेलपिगी ट्यूब्स उत्सर्जन में सहायक होती है। इसका मतलब डी जो क्या है, एक तरह से मेलपिगी ट्यूब्यूल्स है, इट इज हेल्प इन एक्सक्रिएशन। बिल्कुल आपको मालूम है, 4 नंबर चला जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, नया फ्रेम है, आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखे। उसके बाद देखो, given below the list some asexual reproductions animals, select the unisexual animals for the list। ये यहां पर आपको मालूम है ना, ऐसे याद रखना DU। DU मतलब हो गया यूनिसेक्सुअल या डायोसियस, और MB या मोनोसियस या बाइसेक्सुअल। और ये पूछ रहा है आपको कौन सा, डायोसियस या फिर यूनिसेक्सुअल। अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है, लीच बाइसेक्सुअल है, हाउसफ्लाई यहाँ पर मोनो यूनिसेक्सुअल के रूप में होगी, टेबो यहाँ बाइसेक्सुअल के रूप में, कॉकरोच तो 3 और 5 किसमें है, 3 और 5 आपको मालूम है 4 वाले ऑप्शन में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट देखो, यहां से आपसे पूछा मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। पहला है ट्यूनिका इंटीमम, इनर मोस्ट लेयर आपको मालूम है ऑफ द ब्लड वेसल्स, इसका मतलब डी आएगा यहाँ। हार्ट फेल, यहाँ अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट, यहाँ से ये जो पार्ट कह रहा है कौन सा हार्ट फेल के लिए, कि कंजेक्शन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ इट, बिल्कुल सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम का तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल, बी। फिर पेरिकॉर्डियल पार्ट, द प्रोटेक्टिव डबल मेम्ब्रेनस वॉल, ए। तो इसका मतलब DCBA, DCBA आपको मालूम है डी इसमें है, सी है यहाँ, लेकिन यहाँ BA फर्स्ट ही आंसर चला जाता है। ध्यान रखें, ऐसे थोड़े ध्यान देखिए, सामने लिखने से आपको फट से आंसर आ जाए। फिर देखो नेक्स्ट, ये लिस्ट फर्स्ट और सेकंड में है। पैराथॉर्मोन आपको मालूम है ये स्पेशली इंक्रीजिंग ऑफ द कैल्शियम लेवल बॉडी में ये करेगा। फिर मेडुला पोर्शन ऑफ द एडिनिल, वहाँ एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो फाइट और यहाँ फ्लाइट, 2 प्रकार के स्टेप के रूप में इमरजेंसी में काम करने वाले। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये T3 T4 से रिलेटेड हो गए हैं। पेनियल ग्लैंड, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। तो इसका मतलब आपके पास आंसर कौन सा हो गया, सेकंड फर्स्ट। अब देखो सेकंड फर्स्ट, यहाँ पर फोर्थ एंड थर्ड 3 नंबर आंसर चले जाते हैं। आपको मालूम होगा ये इस प्रकार से पूरे चैप्टर को कवर करता है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ से लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फॉल्स स्लीप्स आप अच्छी तरह जानते हैं, नंबर 8, 9 और 10 वाली पेयर जो है वो फॉल्स स्लीप है। इसे वर्टिब्रोकॉन्डाइल के नाम से जानते हैं, तो इसमें सी हो गया। यहाँ से अब देखो सी एक में ही है वैसे, और है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर 3 चला जाता है। टाइम बचाने के लिए आपको बहुत उपयोगी काम रहेगा, ये ध्यान रखें। फिर आपके पास आया कौन सा, ए में देखो यहाँ पर, यहाँ सेकंड में कौन सा हो गया, गेनोइड फॉर्म द शोल्डर जॉइंट के रूप में आ गया। तो यहाँ आपके पास आ गया
फिर उसके बाद में आपके पास आया कॉक्सल, तो हिप बोन के रूप में आ गया। इसके पहले आपको मालूम है ट्रायंगल फ्लैट बोन के रूप में होती है, तो यहाँ पर बोन के रूप में होगी तो CABD। तो CABD वैसे एक से ही मालूम चल रहा था, लेकिन अपन ने सब देखे हैं तो वो भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन मोस्टली परमिएबल टू वाटर। इनमें से आपको कौन सा ऐसा है जो कि मोस्टली पानी के लिए ज़्यादा अधिकांश से जो पारगम्य है। तो ये आपको मालूम है हेनले लूप का ये पार्ट डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया। अब आपको मालूम है असेंडिंग पार्ट इतना नहीं हो सकता, थिन हो सकता है, इतना नहीं। यहाँ पर आपको मालूम है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और ये पानी के लिए है। तो डिसेंडिंग पार्ट लिम्ब ऑफ हेनले लूप, यहाँ पर सीधा ही आंसर जा रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ आपको मालूम है स्पॉन्जिला के रूप में आपको मालूम है इसका नाम क्या है। तो स्पॉन्जिला अच्छी तरह जानते हो, इसे फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, तो इसमें डी चला गया। यहाँ पर मैंड्रीना या ब्रेन कोरल के रूप में जानते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म के रूप में जानते हैं, यहाँ पर बॉम्बेक्स के रूप में सिल्क वॉर्म के रूप में जानते हैं, और ये पिंटाडा जो पार्ट होता है ये स्पेशली एक गयोस्ट के रूप में या मुक्ता यहाँ पर के रूप में है। तो यहाँ ये वाला हो गया मोती बनाने के रूप में, मोती यहाँ से बनते हैं। तो आपका DCE B और A, तो फर्स्ट ही चला गया। आप देखो यहाँ पर DCE, यहाँ पर उसके बाद E के रूप में और फिर A, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर चला जाता है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ से पूछा नेम द हार्मोन सीक्रेट बाय प्लेसेंटा। यहाँ से है एस्ट्रोजन, बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टेरोन, यह सही है। उसके बाद रिलैक्सेसिन या इनिबिन, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ HPLSCG, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब किसको छोड़ के, C को छोड़कर, मतलब यहाँ पर C को छोड़कर आपके पास 1 2 3 4 ये वाले पार्ट हैं, ये नहीं जाता, तो ये वाला आंसर आ गया 3। उसके बाद देखो आपको मालूम है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप या विच टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आंत में अवशोषण पार्ट होता है, तो हमारे आंत या इंटेस्टाइन आपको मालूम है NCERT के 101 नंबर पेज पुरानी वाली में है ना, उसके आपको मालूम है सेकंड पैराग्राफ की आप जब 6th-5th लाइन पे आते हैं तो वहां पर पहली दूसरी लाइन पे तो क्या हो गया, स्क्वैमस एपिथेलियल जो ब्लड वेसल्स और यहाँ पर एयर सेक ऑफ लंग्स आ गया। फिर उसके बाद तीसरी लाइन पे आते हैं तो क्यूबोइडल के रूप में आ गया, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन एंड ग्लैंड्स ऑफ डक्ट के रूप में आ गया। फिर उसके नीचे चलते हैं तो कॉलमनार के रूप में आपको मालूम है इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, रेक्टम है, तो वहां पर आते हैं तो इसका मतलब स्तंभाकार उपकला उत्तक टाइप होता है वहां पर, तो इसका मतलब 2 नंबर आंसर चला जाता है। और उसके बाद नीचे वाली लाइन में आते हैं तो सीडिएटेड वाले में फैलोपियन ट्यूब के रूप में, और उसके अलावा कौन सा, ब्रेंक्यूल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट इसलिए बताए हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल किंगडम दलम विद द X and XY mechanism, many others variant of chromosomal sex determination mechanism have been described such as X and X0। यहाँ पर आपको मालूम है ये ग्रास ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ आपको कहा Z and ZW, तो ये बर्ड वाला हो गया। फिर उसके बाद Z and Z0 के रूप में तो यहाँ मौत ये आया हुआ है, चाहे NCERT में नहीं हो। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला पार्ट आता है तो ये आता है हनी बी में। तो आपको मालूम है यहाँ पर हनी बी वाला मतलब 3 नंबर ये ऐसे मैच करवा देना चाहिए एक एक के साथ, वहीं पर ही मालूम चल जाए, तुरंत आंसर आ जाए। बहुत इजी सा है, थोड़ा ध्यान दे के इसको करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोथ A and I band possess the characteristic line in the middle edge, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको मालूम है ये हमारा यहाँ पर जैसे मान लो आई बैंड है और यहाँ पर है ये डार्क बैंड जिसे ए बैंड बोलते हैं। ए बैंड में आपको मालूम है एक लाइन होती है, इसे हम एम लाइन बोलते हैं, और आई बैंड दोनों को बांटने के लिए जेड लाइन के रूप होता है। तो ये कह रहा है ए और आई बैंड के मध्य एक विशिष्ट रेखा होती है, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि जेड लाइन और एम लाइन क्लोज द सार्कोमियर, ये गलत हो गया क्योंकि जेड टू जेड लाइन ही सार्कोमियर के रूप में होती है, एम वाली नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि जेड और एम लाइन मिलकर सार्कोमियर नहीं, जेड टू जेड लाइन मिलकर सार्कोमियर का रूप लेती है। इसका मतलब ए सही और आर गलत, इसमें 3 नंबर आंसर चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये हमारे पॉरीफेरस है,
यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉलर सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट और कॉलर सेल एक बात ही है, लेकिन द स्पंजोसील्स एंड कैनाल ऑफ द पॉरीफेरा, बिल्कुल सही बात है। पॉरीफेरा पॉसेस द स्पेक्यूल्स एंड स्पंजोसील्स, दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है कि कॉन्ड्रोसाइट्स और स्पंजोसील वो अलग बात होगी और यहाँ स्पाइन और स्पंजोसील से अलग बात होगी, तो ए और आर दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 2 नंबर आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखो, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डाउन सिंड्रोम आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर फॉर गिव ऑप्शन। डाउन सिंड्रोम की अभिव्यक्तियों नीचे दी गई है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको मालूम है एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ द फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल पायरुवेट, तो इसका मतलब ये तो आपको मालूम है हो ही नहीं सकता, ये फिनाइल क्लोरीडियम। दूसरा है यहाँ पर कौन सा है, फ्रो टंग, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, जीभ में खांचे। मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ हो ही नहीं सकता, मेंटल रिटार्डेशन के रूप होता है। फिर है या स्किन रेसेस एंड सॉफ्ट स्किन, इसका भी नहीं है आपको मालूम है। यहाँ पर इसका 2 नंबर वाला है जो एनसीईआरटी की लाइन है, वो डायग्राम है, वो भी पूरा याद रखना, ट्राइसोमिक पार्ट है। ऐसे तो चीज़ें बहुत सी है, लेकिन अपन इतना डिटेल बात नहीं कर सकते, बस तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस टाइप का है, तो दिमाग में एक बार क्या है, जो प्रश्न आए, जो गलत हुआ है उसको एनसीईआरटी में रीड कर ले तो वो सही हो जाता है। उसके बाद देखो, द एपिथेलियल सेल ऑफ बॉमन कैप्सूल्स कॉल्ड द पोडोसाइट सेल्स आर अरेंज्ड इन द इंट्रिंसिक मैनर एज सो लीड सम लाइक मिनट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन सिल्ट या सिल्ट फॉर, ये एनसीईआरटी की लाइन है। बॉमन कैप्सूल की उपकला कोशिकाएं जिन्हें पोडोसाइट्स कहा जाता है, ये इनर है ना पार्ट पे है, जटिल तरीके से व्यवस्थित कुछ सूक्ष्म मात्रा में छोड़े जा सकते हैं, जिससे कि हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या यहाँ पर एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट या फिर फिल्ट्रेट सिल्ट या सिल्ट स्पोर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही है। दूसरा कह रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिर रिऑब्जर्विंग फिर सेक्रेशन, तो यहाँ पर ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन तो दूर दूर तक ही नहीं आपको मालूम है, तो यहाँ पर आपको मालूम है इसमें भी 2 नंबर चला जाता है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। उसके बाद देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट लाइक फर्स्ट या ऑप्शन लाइक ए एंड बी। आपको मालूम है सिस्टेमिक वेन है, इसका मतलब आपको मालूम है कि जैसे मान लो ये हार्ट, अब हार्ट से यहाँ पर ये आर्टरी आ रही है, यहाँ पर बॉडी आ गई, टिश्यू आ गए, फिर वापस सिस्टेमिक आर्टरी के रूप में या वेन के रूप में या लंग्स के रूप में यहाँ वाला पार्ट हो गया, तो ये वाला प्योर स्ट्रक्चर में रूप में यहाँ ऑक्सीजनेटेड हो गया और ये वाला डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वो पूछ रहा है कि सिस्टेमिक वेन है, उसमें ऑक्सीजन कितना है 40 mmHg है, ठीक है, और उसमें अगर मान लो CO2 देगा तो कितना हो गया 45 mmHg, तो ये 45 mmHg। यहाँ पर आपको मालूम है कि स्पेशली स्टिंग 95 PCO2 के रूप में आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 का रूप कितना हो गया 95, यहाँ पर PO2 है, तो CO2 यहाँ पर कितना हो सकता है आपको मालूम है ना, स्पेशली कौन सा 40 हो गया, तो यहाँ पर 45 और 40 ये दोनों रूप फर्स्ट में आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट आंसर चला जाता है। ये पूरी टेबल भी आए तो भी आपको मालूम होनी चाहिए, और वैसे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि मैंने पहले भी बताया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको मालूम है, जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ टिश्यू मतलब डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पर आपके पास एयर सेक हो गया, अब यहाँ पर कौन सा एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ मैं यूँ कहूँ 159 हो गया और यहाँ हो गया 0.3, अब यहाँ हो गया 104, फिर हो गया 40, तो देखो 40 40 40 और 40 हो गया, फिर यहाँ 45 45 इसके 90 मतलब 95 की स्ट्रक्चर के रूप में आ रहा है। थोड़ा यहाँ देख लेना एक बार और, अगर ये आ जाए तो गलत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन ह्यूमन यूरिन लाइक बेसिस प्रेगनेंसी टेस्ट। आपको मालूम है यहाँ ग्रेड टेस्ट होता है, उस टेस्ट में स्पेशली यूरिन जो डाला जाता है इन द मॉर्निंग का, तो उसमें से क्या होता है, ये स्पेशली जो किट होता है इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, इसका मतलब एचसीजी की स्ट्रक्चर पार्ट है, क्योंकि वो पीरियड नहीं आया तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है। महिलाओं में मूत्र में एचसीजी की उपस्थिति गर्भावस्था के परीक्षण का आधार है, सही बात है। और ये कब आता है, तो ये आता है एचसीजी रिलीज्ड बाय द कोरियन आफ्टर द इम्प्लांटेशन। और अपना प्लेसेंटा आपको मालूम है, कैरियोनिक प्लेसेंटा या एलेंटो कैरियन प्लेसेंटा है, तो ये एचसीजी छोड़ने लग जाता है। अब आपको मालूम है इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 1 नंबर आंसर चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर जूमिंग HW प्रिंसिपल इन सर्टेन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जीनोटाइप आर एज। अब यहाँ हार्डी
पेनबर्ग सिद्धांत को मारकर किसी समष्टि के 3 जीनोटाइप की आवर्तियां यहाँ पर दी हुई है। अब देखो यहाँ कैपिटल ए वाली है, यहाँ हेटेरोजाइगस है, यहाँ है। अब कैपिटल ए और ए एलील की आवर्ती पूछी गई है। अब देखो यहाँ तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है 16 है। अब ए की इसमें कितना हो गया तुम्हारे पास, आपको मालूम है यहाँ पर कितना हो रहा है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अब आपको मालूम है ए की सीक्वेंस कितनी होगी, तो 16, तो ये हो गया प्लस 31, तो यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारे पास 47। और यहाँ पर आपको मालूम है ये इस पे रूप में हो गया 22 और 31 के रूप में, तो यहाँ कितना हो गया 53। तो इसका मतलब आपके पास 47 और 53, मतलब 3 नंबर आंसर चला जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहां पर कैंसर सेल आर इमोर्टल, कैंसर कोशिकाएं अमर होती हैं। आप पहले समझो, देखो इसको, आपको मालूम है यहां पर आपको मालूम है ये सेल है। अब यहाँ ये सेल ग्रोथ करते 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 किसके टच होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉन्टेक्ट इनिबिशन, इसका मतलब ये नॉर्मल सेल है। अब कॉन्टेक्ट इनिबिशन है तो यहाँ पर कौन, प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये दोनों यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन को रखते हैं। अगर यहाँ इनमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो निश्चित है कि जो सेल थी ये नॉर्मल सेल है, यहाँ लगी रहती है टीलोमेरिक सीक्वेंस, और ये सेल अप टू 15 जनरेशन तक क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, और यहाँ पर ये जो टीलोमेरिक सीक्वेंस है वो रुक जाती है, और इसे बोलते हैं, अपन बोलते हैं कौन सा, कि प्रोग्राम डेथ। अब देखो इसे आप एपोप्टोसिस के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन अगर टीलोमेरिक सीक्वेंस में अगर यहाँ पर जो इनिबिटर स्ट्रक्चर है और यहाँ से टीलोमेरिक इनिबिटर जीन में अगर मान लो म्यूटेशन हो गया, और ये अगर मान लो म्यूटेशन होती है, अनकंट्रोल डिवीजन हुआ, और अनकंट्रोल डिवीजन हुआ है तो निश्चित है ये सीक्वेंस अनकंट्रोल डिवीजन करेगी, और इस कारण से ये एक अमरता को शो करेगी। तो आपको मालूम चल गया, वापिस देखना अगर समझ नहीं आया है, क्योंकि 2017 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है टीलोमेरिक सीक्वेंस का। ध्यान रखना क्या है कि कैंसर कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन इन टीलोमेरिक इनिबिटर जीन, क्योंकि आपको मालूम है जैसे मान लो क्रोमोसोम है और ये यहाँ पर कंट्रोल है, अगर यहाँ से अगर हल्का सा भी म्यूटेशन हो गया तो निश्चित है अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लग जाएगा, और इसी कारण से क्या होगा, वो सेल इमोर्टल स्टेट में आ जाएगी। ए सही है, आर सही है, आर उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए बहुत सोच समझ के है ना कि यहाँ कैंसर इज कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन इन टीलोमेरिक इनिबिटर जीन, क्योंकि टीलोमेरिक जो सीक्वेंस है एक 50 से है ना सेल डिवीजन या जनरेशन अगर डिवीजन कर लेती है उसके बाद में इनिबिट हो जाता है। अब आपको मालूम है टीलोमेरिक सीक्वेंस बना रह गया यूं का यूं, तो निश्चित है वो अनकंट्रोल डिवीजन करेगा और वो सेल बिल्कुल एक तरह से अमरता ही शो करेगी, इमोर्टल। इस कारण से ए सही, आर सही, और आर उसका एक्सप्लेनेशन कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना आया हुआ है। अब ये मत सोचना आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पहले नीट में आ चुका है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये तुम्हारे केमिकल कोऑर्डिनेशन से। अब देखो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, एपिनेफ्रिन इज एन एमिनो एसिड डेरिवेटिव, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, सही बात है। एस्ट्रोजन इज द पेप्टाइड, क्योंकि आपको मालूम है स्टेरॉइड हार्मोन होता है, गलत हो गया है। हार्मोन इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर इनटू द टारगेट सेल, डू नॉट जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अगर मान लो उसके साथ अगर उस रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तो निश्चित है वो रेस्पॉन्स देने के बाद में सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा, ये कह रहा है नहीं। उसके बाद में हार्मोन दैट इंटर विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, जो हार्मोन अंतःकोशिकीय ग्राहियों के साथ पारस्परिक क्रिया करता है वो जीन अभिव्यक्ति शो करता है, सही बात है। और ये कह रहा है इंसुलिन इज एमिनो एसिड डेरिवेटिव, नहीं, इंसुलिन पेप्टाइड नेचर के रूप में आ रहा है। इसका मतलब आपके पास 1 और 5th वाला पार्ट वो करेक्ट हो रहा है, और इसने पूछा है सही पहचानिए, तो निश्चित है पहला और यहाँ पर कौन सा चौथा, ये गलत हो गया इंसुलिन वाला, क्योंकि इंसुलिन यहाँ पर क्या है एमिनो एसिड डेरिवेटिव, जो ऐसा पहला और चौथा यहाँ आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब केवल 1 and 4th, ओनली 1st and 4th ही करेक्ट होगा, तो 2 नंबर आंसर चला जाएगा। उसके बाद देखो ये आपके कॉकरोच वाले पार्ट से हैं, यहाँ कॉकरोच और टर्म यूज किए गए हैं। रेस्पिरेशन के लिए जो टर्म यूज हो रहा है वो स्पेशली स्पेकल्स है। विजन के लिए आपको मालूम है ईचाई में 2000 यमन क्यों है 2000 या 2000, यहाँ पर कौन होंगे, ओमेटिडिया होंगे। ईचाई वैसे देखा जाए तो लगभग 4000 हो गए दोनों में,
ओमेटिडिया भी सही है, हार्ट 13 चैम्बर वाला होता है, ये भी सही है। मेटामॉर्फोजेनेसिस आपको मालूम है 13 टाइम यहाँ पर काया का अंतर होता है, कायांतरण, उसे बोलते हैं कौन सा, पोरोमेटाबोलस। एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सब कुछ याद रखें। इसका मतलब सीधे 1 में 1 जाएगा, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4। तो यहाँ 1 फिर 3 2, यहाँ 2, यहाँ दोनों में से फिर यहाँ पर 3। तो इसका मतलब आपको मालूम है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास कौन सा चला गया, 3 नंबर आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपने समझा है। जो 1 2 आपके गलत हुए हैं उनको आपने समझ लिया होगा, और जो भी गलत हुए हैं उसमें भाई देखो, नंबर हमेशा लाइफ में ईसीजी की तरह होते हैं। जैसे जिंदगी में ईसीजी में उतराव चढ़ाव आता है ना, ऐसे लाइफ में ऊपर नीचे नंबर चलते रहते हैं। उनके प्रति इतना टेंशन नहीं करें आप, है ना, मस्त रहे, बिंदास रहे, बस सीरियस रहे कि आगे गलत नहीं हो, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट आने वाले नीट के जो बिल्कुल पैटर्न है 2025 का, उसके आधार पे एक एक प्रश्न को बनाया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको लग गया होगा कि अपन यूं गए ना कि आसपास में नहीं, पूरे इंडिया में सीएलसी की टेस्ट सीरीज आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत फेमस है, इसके बाहर नहीं आएंगे। आप तरीके से अपने आप को बस संभालें, टाइम बहुत कम रहा है, बस थोड़ा थोड़ा जो भी गलतियां हो रही है तो उसमें टेंशन नहीं करें, अरे यार ये सिली मिस्टेक होगी, कोई सिली मिस्टेक नहीं होती है। इस माइंड को थोड़ा शांत रखें, क्योंकि हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है, और वो अब टाइम आपके पास पहले से ही लॉन्ग टर्म है, उसको तरीके से काम में लेते हुए ढंग से पेपर करो, बस डरो मत, ठीक है ना, क्योंकि आप डरोगे, अब कोई कहे ना डर के आगे जीत है, बेटा पिक्चरों में होती है, डर के आगे आपको मालूम है डर ही है, इसलिए यहाँ बिंदास रहे, बस उसके प्रति टेंशन नहीं करे, बस सीरियस रहे कि यार ये गलत हुआ, आगे नहीं होना चाहिए। ओके, कोई भी अगर 1 2 गलत हुए हैं तो उनको देखें आप और वापस से उसको तैयार करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा गया होगा, आगे भी अच्छा जाएगा, और एडवांस में ही मैं कह देता हूँ 4 मई के लिए सबको गुड लक। जय जय CLC, PS CLC, थैंक यू।